हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। आज हम लोग भारत के इतिहास का 50 क्वेश्चन करेंगे। सेट नंबर पहला रहेगा, इसके बाद इसका दूसरा सेट भी आएगा जिसमें लगभग 30 से 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। अच्छा, ये जो आपके आगामी सीजीएसआई के पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीजीपीएससी सीजीएसआई प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी। अच्छा लगे सेशन तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते पहले प्रश्न से। गुप्त वंश में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र को बोलते थे, तो क्या बोलते थे, कौन से भाषा में बोलते थे ये? तो ये जो है ना, संस्कृत के बाद प्राकृत भाषा में बोलते थे। ठीक है। अशोक का अपना शिलालेख में सामान्यतः जिस नाम का उल्लेख हुआ है ना, वो है प्रियदर्शी, मास की शिलालेख में। ठीक है। नागर, द्रविड़ और बेसर शैली। तो नागर शैली ये उत्तर भारत का है, बेसर शैली ये अपना मध्य भारत का है, और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत का है। कुल मिला के क्या है, मंदिर निर्माण की प्रमुख शैलियाँ हैं। ठीक है। प्राचीन संस्कृति संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय। यवन प्रिय होता क्या है? तो यवन प्रिय मतलब होता था जो जिनको काली मिर्च पसंद था उनको बोलता था यवन प्रिय, मतलब काली मिर्च द्योतक करता है यवन प्रिय। अणुव्रत सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो ये जैन धर्म ने। ऑप्शन नंबर सी। हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग कौन से विदेशी से मिलता है? तो ये मिलता है अरबों से। निम्नलिखित में कौन सा ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? तो ये रही है लोपामुद्रा, जिन्होंने बहुत सारे वेद मंत्रों की रचना की है। ठीक है। मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्ति कब संभव है? जब आपका कर्म उच्च रहेगा तब आपको मोक्ष प्राप्त होगी, ये बोलता है मीमांसा दर्शन। ऑप्शन नंबर डी। चोल काल में निर्मित जो नटराज की प्रतिमा है विष्णु जी की, उसमें कितने देवताओं का अलंकृत किया गया है? तो चतुर्भुज, मतलब 4 भुज वाले विष्णु जी। तो इसका आंसर है नटराज की प्रतिमा है चतुर्भुज। ऑप्शन नंबर सी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो ये जो है सिंधु नदी के बारे में है। लंबाई अगर बात करूं तो 2910 किलोमीटर है ना। ये गंगा नदी के बारे में बात करते हैं तो ये है 2510, भारत की सबसे लंबी नदी। ठीक है। सुतुंदी एक्चुअल में शत्रुदी होता है, शत्रुदी मतलब होता है सतलज नदी। ठीक है। ये आपको सिंधु घाटी सभ्यता में देखने मिलेगा। निम्नलिखित में कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं था? तो देखिए, अचरांग सूत्र था, सूत्र कृतांग था, वृहत स्वल्प सूत्र था, लेकिन थेरी गाथा नहीं था दोस्तों। तो इसको ध्यान रखिएगा, बाद में उसका हिस्सा होता है। निम्नलिखित में कौन सा तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समान रूप में विद्यमान था, ये बताना है। तो देखो, तप और भोग की अति परिहार, तो इसके बारे में ये दोनों का कथन, दोनों का मत विभिन्न है, तो ये तो गलत हुआ। वेद, अगला देखते हैं। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, ये बिल्कुल सही है। कर्म कांडों की फलवत्ता पर निषेध, ये भी बोलता है। दोनों ना, दोनों धर्म, बौद्ध और जैन धर्म। प्राणियों की हिंसा का निषेध करता है। तो इसका आंसर आएगा 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 और 4। ठीक है। प्राचीन भारत समाज में के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 3 के वर्ग का नहीं है? देखो, कुल होता है, ठीक है, वंश होता है, गोत्र होता है, लेकिन कोष नहीं होता। कोष मतलब होता है खजाना। निम्नलिखित में कौन सा गुप्त में अपनी आयुर्विज्ञान विषय रचना के बारे में जाना जाता है? कौन है व्यक्ति का नाम जो आयुर्वेदिक है? ये है सुश्रुत जी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टानों के प्रयोग का माध्यम के रूप में होता है, प्रयोग होता है? तो ये है अपना ऑप्शन नंबर डी, गंधार मूर्तिकला। ठीक है। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति मिली? मतलब सती प्रथा को समाप्त करके विधवा विवाह को आगे बढ़ाता है। तो ये आपको मिलता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? ये है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त एक्चुअल में विष्णुगुप्त कौन है? ये है अपना चाणक्य जी। चाणक्य महान पंडित, किसके समय में थे? मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य। देखते हैं सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक साइड नए नाम दिया है, दूसरे साइड उनका व्यवसाय या उन संबंधित किस क्षेत्र संबंधित उसको बताना। विशाख दत्त नाटक है। मृक्षकटिका, वराहमिर एक खगोल वैज्ञानिक थे। चरक एक गणितज्ञ थे, नहीं, चरक एक चिकित्सक थे, और ब्रह्मगुप्त एक गणितज्ञ थे। तो इसका आंसर आएगा 2, 3, 1 और 4। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। 2, 3 और 2, 3, 1 और 4। ऑप्शन नंबर सी। प्राचीन भारत के
विश्वोत्पत्ति मतलब कॉस्मोजोनिक विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों को बताना है। तो सबसे पहले आता है कृत युग। कृत मतलब होता है सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कली युग। तो ऑप्शन नंबर सी, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचार पत्रों में वर्तमान में मतलब चर्चित रहा? अभी से कुछ समय की घटना ये है, जगन्नाथ की पुरी मंदिर। जगन्नाथ का है उड़ीसा, चोल वंशों ने, गंग वंशों ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। पशुपतिनाथ कहाँ है? नेपाल में है, ये विष्णु जय शिव जी की मंदिर है। कंदरिया महादेव उत्तर प्रदेश। 64 योगिनी आपको बताना है मेड़ा घाट, ये कहाँ पर है? कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रशस्त स्तंभों के बारे में गलत है? तो देखिए, ये जो है ना, एक बढ़िया पॉलिशिंग रहता था, बिल्कुल ये अखंड था और स्तंभों का सॉफ्ट सुंडाकार था। तो ये जो है ना, स्थापत्य कला में संरचना के भाग थे, तो ये इसके बारे में कोई नहीं है उल्लेख। तो ये अपना आएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि ऐसा लिपि जो दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था, ये खरोष्ठी लिपि। एक याद रखना, अरमाइनिक लिपि। ये कहाँ है? पाकिस्तान। यम नचिकेत संवाद के बारे में जो आपको बताता है, ये बताता है कठोपनिषद। पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में बताता है छंदोपनिषद। मुंडोक उपनिषद में क्या बताता है, इसका आपको पुनः कमेंट करना है। मिलिंद पन्नों में एक राजा हुए मिलिंद को किस बौद्ध भिक्षु के साथ संवाद करते थे? ये नागसेन के साथ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। निम्नलिखित में किस एक राज्य देश में अशोक का नाम व्यक्तिगत नाम को उल्लेख मिलता है? तो मैंने पहले बताया था, मास्की में इनका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर सी, मास्की। ठीक है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है पद्मपाणि के नाम से। तो ये क्वेश्चन सीजीपीएससी में एक बार आया था 2019 में प्रीलिम्स में। तो ये महत्वपूर्ण सेट है दोस्तों, इसको लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके आगे भी जो एग्जाम होंगे ना, उसमें भी फायदा रहेगा। गुप्त शासकों द्वारा जो जारी चांदी मुद्रा है, तो चांदी की मुद्रा क्या बोलते थे? रूपक। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सॉरी। निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? व्यापारियों का जो निगम था ना, वो मणिग्राम कहलाता था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। पुलकेशिन प्रथम वादामी शिलालेख शक वर्ष 465 दिया हुआ है का दिनांक अंकित है। इसको आपको विक्रम संवत में बनाना है। तो 465 जो दिया हुआ है ना, उसमें आप 465 में 136 जोड़ दो तो आपको विक्रम संवत मिल जाएगा। तो यहां पर इसका आंसर होगा 601। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है ना। देखिए, गुप्त जो है देवगढ़ से संबंधित है। अब 2 का 1 का 2। ठीक है। चंदेल मतलब खुजराहो, 3 4 3। चालुक्य वादामी के चालुक्य। अब पल्लव पनमैल। ऑप्शन नंबर देखते कौन कौन सा होगा। पहला का आएगा 4, दूसरे का आएगा 3, चालुक्य आएगा बादामी 1 और पल्लव को पनमैल 2। तो इस प्रकार से इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। यूनानी कुषाण एवं शकों में से किन एक हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाएगा क्योंकि जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर आकर्षित नहीं हुआ? अच्छा, एक्चुअल में क्या था ना दोस्तों, जो यूनानी कुषाण और शक थे ना, ये थोड़ा हिंदू विरोधी थे। जहाँ तक मुझे लगता है ये बौद्ध धर्म को अपनाना ज़्यादा सहजता समझे, तुलनात्मक रूप से हिंदू धर्म के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इस प्रकार ना इसका आंसर आप समझ सकते हैं। इसको फैक्चुअल डेटा के रूप में रख सकते हैं। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख थे संगम राज्य के विषय में हम बताते हैं, उसको आपको बताना है। तो ये बताता है ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और 13। ठीक है, आपको मैं प्रमुख उनके शिलालेख के बारे में बताऊँ। जैसे 13वां शिलालेख क्या बोलता है? 13वां शिलालेख बोलता है कलिंग विजय के बारे में वर्णन है इसमें, कलिंग विजय। ठीक है। उसके बाद अगर प्रथम शिलालेख के बारे में बात करूँ तो प्रथम शिलालेख के बारे में इसमें पशु बलि की निंदा के बारे में बात करी गई है। कुल 13 शिलालेख हैं, तो 1 2 2 याद हुआ। तीसरा 5वां शिलालेख के बारे में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर धर्म महापात्रों के बारे में, नियुक्ति के बारे में उल्लेख करता है। जबकि 10वां देख लो, धम्म निधि के बारे में उल्लेख करता है, धम्म विजय के बारे में। इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। आपको बताना है कि भारत में निम्नलिखित में आने वाले जो कालानुक्रम है, एक सिनेरियो बताना है, सीक्वेंस है, कब पहले कौन आया। तो देखिए,
सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, फिर लोहे के हल, फिर नगर नगर संस्कृति। तो नगर संस्कृति तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय आया, ये हो गया प्रथम। ठीक, मतलब 4। उसके बाद आता है हल का विकास। तो हल का विकास कैसे होता है? वैदिक युग में एक होता है उत्तर, एक ऋग्वैदिक, एक उत्तर वैदिक। तो उत्तर वैदिक में हल का विकास हो जाता है, तो ये आएगा तीसरे नंबर पर। फिर भाई सोने के सिक्के आने से पहले आहत मुद्रा चलते थे ना, फिर 2, फिर लास्ट में क्या आ जाएंगे 1। तो इस प्रकार से 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर क्या है? 4 4 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। इन प्रश्नों में 2 वक्तव्य दिए हैं, एक कथन दिया है, दूसरा कारण। तो बताना है कि कथन कारण के स्पष्टीकरण करती है कि नहीं। पहला कथन है, अशोक के राजा देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता के लिए बहुत समरसता के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। ये सही है। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का भी प्रचार किया। तो इस प्रकार से अगर मैं बात करूं तो कथन 1 और 2 दोनों सही है, और दूसरा जो है ना प्रथम का व्याख्या करता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 2 दोनों सही है, और आर जो है मतलब कथन कारण कथन का व्याख्या करता है। ठीक है, इसको देखते हैं, इसको ध्यान से बनाइए। देखिए क्या दिया है, सुमेलित करना है। प्राचीन लोथल जो है गोधीवाड़ा क्षेत्र, बिल्कुल सही है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है ना। ओके, दूसरा है सारनाथ, तो प्रथम उपदेश सारनाथ में मिलता है, बिल्कुल ये भी सही है। राजगीर, तो राजगीर में अशोक का स्तंभ शीर्ष लेख मिलता है। एक्चुअल में राजगीर में नहीं भाई, दिल्ली में मिलता है। ठीक है, तो ये तो गलत हुआ। 3, नालंदा बौद्ध अधिगमन का महान पीठ था। तो ऑप्शन नंबर 1 2 और 4 सही है, तीसरा गलत है। तो देख लीजिए कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही का आदेश है? तो ये था सौगौरा ताम्रपत्र में। ये सब चीज, ये जो है ना शाही आदेश खाद्यान्नों को सुरक्षित करने का, ये आपको सौरा ताम्रपत्र में प्राप्त होता है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग क्या था? दीपवंश की विषय वस्तु का। ठीक है, ईसा कि 3री शताब्दी में, जबकि हुण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गए थे, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। किन पर निर्भर हो गए? ये निर्भर हो गए दक्षिण पूर्वी एशियाई पर। मतलब एशिया की जो एशिया है ना, मान लो यहाँ पास ये हमारा भारत है, ये मान लो एशिया है, मतलब यहाँ पास रशिया, यहाँ पास चाइना, ये अफगानिस्तान वाला, पाकिस्तान, ये भारत। तो ये जो है ना हमारा दक्षेश वाला से, जहाँ जहाँ पर सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, तो अधिकांशतः ये कहाँ पर निर्भर हो गए? जो हुण के आक्रमण के बाद रोमन साम्राज्य समाप्ति के पास हमारा जो भारतीय व्यापारी था ना, वो सब इस क्षेत्र में अपना वर्चस्वता दिखाने लगे, अपना रोचक मतलब बोल सकते हैं वहाँ पर वो व्यापार की ओर चले गए। मतलब वहाँ से आप व्यापार की ओर केंद्रित हो गए, ये समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ से भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? तो ये मगध। मगध कहाँ था? बिहार में। किस नदी के तट पर था? गंगा नदी के। ईसा पूर्व 2री शताब्दी के प्रारंभ में जो उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य था ना, उसका क्या नाम है बताना है आपको। तो ये थे बैक्ट्रिया, ऑप्शन नंबर ए। हो सकता है थोड़ा ये क्वेश्चन लेवल का है, देखने मिल सकता है। अगर आप लेवल का तैयारी करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको फायदा ही होगा। उसके बाद भी हम लोग इजी सेट भी लगाएंगे। ठीक है, आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को। ऑप्शन नंबर ए, नृजाति समूह। सॉरी यार, आर्य एक्चुअल में आर्य एक भाषा है। आर्य एक भाषा है, माफ करिएगा, इसको मैं बताने में गलती किया। आर्य क्या है? आर्य नृजाति समूह नहीं होता, यायावरी नहीं होता, आर्य एक भाषा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता है? तो ये संचालित होते थे ताम्रलिप्ति से। ठीक है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक वंश का शासन था? तो सिकंदर के समय जो हमारा सबसे जो ब्राह्मण वंश था ना, एक याद रखना, नंद वंश, इनका शासन था। घनानंद को याद रख लो। ठीक है, प्रमुख शासक थे। इन्हीं के दरबार में कौन थे? कौटिल्य। ठीक है, तो इसको ध्यान रख सकते हैं आप। एक दिया है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। बिल्कुल सही है, 13वां शिलालेख में इसके बारे में वर्णन भी मिलता है। कलिंग दक्षिण भारत से आने वाले स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ये सही तो है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कलिंग मतलब उड़ीसा। लेकिन ये जो दूसरा कथन पहले का व्याख्या नहीं करता, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 2 सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं करता। अच्छा, एक्चुअल में होना चाहिए
और यार व्याख्या नहीं यार, व्याख्या करता है। देखो दक्षिण कलिंग जो है, अगर मान लो ये व्यापारिक केंद्र है हमारा कलिंग ना, कलिंग वाला क्षेत्र उड़ीसा वाला, तो स्थलीय मार्ग से आना और जलीय मार्ग से आना, तो नियंत्रण तो यहीं से होता था। अशोक यहाँ बैठा है तो अशोक ने इसको पूरा नियंत्रण कर दिया, तो कुल मिला के बफर स्टेट भी मान सकते हैं। तो इस प्रकार अशोक के जो साम्राज्य का जोड़ था ना, उसको कलिंग ने भारतीय स्थल मार्ग और दोनों को नियंत्रित करता था। ये दोनों सही है, कथन एक कारण का स्पष्टीकरण करता है। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया, तो ग्रीकों के समय। चोल राजाओं में किस एक सिलोन पर विजय प्राप्त किया? सिलोन पर विजय प्राप्त करने वाले शासक का नाम बताइए, आपको राजा का नाम बताना है। तो ये कौन थे? राजा राज प्रथम, ध्यान में रखिएगा। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल के समय जो बौद्ध संगति हुई थी ना, उसकी अध्यक्षता किसने करी? ये वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। अब मैं बात करता हूँ प्रमुख हमारे बौद्ध संगति के बारे में, ठीक है। तो देखना, प्रथम बौद्ध संगति होता है आपका 483 बीसी में, ठीक है। कहाँ होता है? राजगृह में होता है। अध्यक्ष कौन होते हैं? महाकश्यप। अध्यक्ष कौन है? महाकश्यप। शासक कौन थे तब? अजातशत्रु। इसको आप नोट कर लीजिएगा या ध्यान में रखिएगा। अगला मैं बात करूं दूसरा, तो दूसरा के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये होता है इससे 100 साल कम, मतलब 100 साल बाद, 383 बीसी में, ठीक है। शासक कौन थे? कालाशोक। शासक कौन थे? कालाशोक। स्थान कौन था? वैशाली। स्थान कौन सा था? वैशाली। और तब अध्यक्ष कौन हुए? सब्बगामी या उसको बोलते हैं सब्बकामी। तृतीय के बारे में बात करूं, अब देख लेते हैं तीसरा वाला भी। तीसरा जो होता है बौद्ध संगति, वो होता है 251 बीसी में, ठीक है। कहाँ होता है? ये होता है पाटलिपुत्र में। शासक कौन होते हैं? अशोक। तब शासक कौन रहते हैं? अशोक। और अध्यक्ष कौन होता है? मोगलीपुत्र तिष्य, ये याद रखना। चौथा अभी देखें, चौथा कौन सा है? चौथा जो संगति होता है, फिर से मैं बता दूं, ये होता है कुंडलग्राम, कश्मीर में। ये कहाँ है? कश्मीर, ठीक है। तब ये समय शासक कौन रहते हैं? कनिष्क रहते हैं। कनिष्क। अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पिछले बार का क्वेश्चन था, ठीक है। उसमें अश्वघोष आंसर लिया गया था क्योंकि वसुमित्र उपस्थित, मतलब उस ऑप्शन में नहीं दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति से मिली मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण में नहीं मिलता? तो ये देखो, हाथी का मिल जाएगा, गैंडा का, भैंस का, लेकिन गाय का नहीं मिलता ना दोस्तों, तो उसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि हड़प्पा में गाय के बारे में कुछ बताया नहीं गया है हड़प्पा संस्कृति में। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगला सेट कुछ दिन बाद लाएंगे, ठीक है। हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी। बिल्कुल ये इन्होंने एक संसद आयोजन किया था। वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहते थे। ये भी सही है, लेकिन ये ना, इसका संबंध दूसरे कथन से बिल्कुल नहीं है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों तो सही है, लेकिन कथन कारण का व्याख्या नहीं करता, या कारण कथन का व्याख्या नहीं करता। विशाख दत्त की रचना कौन है? कौन सा रचना किए थे? कौन सा नाटक? मुद्रा राक्षस, ठीक है। तो मुद्रा राक्षस में बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो राज दरबार की जो दुर्भी संधियों के बारे में उल्लेख है इसमें, ठीक है। संधियों के उल्लेख के बारे में आप देख सकते हैं। प्राचीन भारत में बौद्ध मठ में पौरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो, तो सीधा आंसर देख लेना, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रयास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों के अवसर पर दिया जाता था, ऐसा समझ सकते हैं। तो ये ऑप्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, देख लेना, अच्छा लगेगा। अच्छा, इस प्रकार से 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके बाद अगला सेट भी आएगा और बाकी जो हमारा हिंदी छत्तीसगढ़ी वो भी चलेगा। अच्छा लगे सेशन तो बिल्कुल लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।